Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, subscribe our channel Coaching Zone. So today our topic is from chapter number 3, part number 2. The topic is types of coordination. जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिकली जो टाइप्स हैं ना वो टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हैं जो कि हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बोथ है ना कि जो कोऑर्डिनेशंस है ना वो इनर रिलेटेड हैं और इंटरेक्ट करती हैं हमारे रिस्पॉन्स है ना इंटरेक्ट करती हैं विथ ईच अदर। इनका आपस में है ना कि एक दूसरे से ताल्लुक़ पड़ता रहता है। कभी है ना कि क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि कभी कभार जो है ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन में होती है कोऑर्डिनेशन, जो कि सारे रिस्पॉन्स और एक्शंस को संभालता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये हमारे सारे है ना कि जो हार्मोन्स हैं और सारे केमिकल जो है ना कि जो मैसेजेस है, मैसेंजर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ये उसको डिलीवर करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो है ना कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की डिलीवरेंस होती है तो कभी कभार हमारे इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि अगर है ना इम्पैक्ट इसलिए आता है क्योंकि ब्रेन के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन चलती रहती है और है ना क्या ब्रेन के थ्रू यही केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। और बाज़ औक़ात जो है ऑर्गन्स के अंदर भी ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। केमिकल से मुराद मतलब हमारे हार्मोन्स। सो हम पढ़ते हैं पहला केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये एक टाइप है कोऑर्डिनेशन की जो कि अकर होता है रिलीजिंग स्पेसिफिक, जब रिलीज़ होता है जब स्पेसिफिक सिग्नल्स दिए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जिसको कहते हैं हम हार्मोन्स। ये एक स्पेशल सेल्स और ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को जो है ना कि ये स्टिमुलाई या इनहिबिट है ना करते हैं अदर सेल्स को या टिश्यूज़ को। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जाकर उस सेल के ऊपर या उस ऑर्गन के ऊपर या टिश्यूज़ के ऊपर जाके इम्पैक्ट करते हैं, है ना कि असर करते हैं। जो टारगेट सेल होता है ना वो अपना रिसेप्टर करना कि रिसेप्टर की तरह परफॉर्म करता है। एक तरह से स्टिमुलाई करते हैं, उस तरह स्टिमुलेट करते हैं उसको, है ना। उस मसल है या टिश्यू है या सेल है तो वो रिस्पॉन्स करता है, उसको रिसेप्टर उनके अंदर होते हैं तो वो ना रिस्पॉन्स करता है। स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें। इस काइंड है ना इस तरह की कोऑर्डिनेशन को हम ना क्या कि देखा जाता है ये लोअर एनिमल्स के अंदर देखी जाती है, प्लांट्स के अंदर देखी जाती है और सिंपल बॉडी प्लेन्स एंड स्मॉल साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर देखी जाती है। क्योंकि उनके अंदर ब्रेन सिस्टम नहीं होता। जो अगर सिंपल हैं जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके अंदर नर्वस है ना कोऑर्डिनेशन भी नहीं पाई जाती है। अलबत्ता उनके अंदर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। बाज़ औक़ात उनके हार्मोन्स भी ऐसे है ना उनके ऑर्गन से रिलीज़, उनके सेल से, रिसेप्टर से यानी स्पेशल सेल से रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद वो उन सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स के ऊपर जाते हैं जो कि उनको स्टिमुलाई ऑर्गन जो केमिकल है उसको लेते हैं और उसके ऊपर एक्ट होता है तो उनका वर्क जो है काम हो जाता है। इसीलिए है ना कि हम दूसरी के ऊपर चलते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसी है ना अनदर टाइप है कोऑर्डिनेशन की जो कि एडवांस कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ये ज़्यादा जो है एनिमल्स में पाई जाती है और ह्यूमंस जो है उन्हीं के अंदर आ जाते हैं एनिमल्स की फॉर्म में ही। जो इसके कहना स्पेशली डिज़ाइन है, इसके अंदर जो स्पेशल डिज़ाइन पाया जाता है जिसको हम कह रहे हैं कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट एडवांस कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स जो कि हैं वो स्टिमुलेट को जो है ना स्टिमुलेशन जनरेट करते हैं। उन न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल है ना प्योरली केमिकल्स होते हैं, बट इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और इनके अंदर ई सिग्नलिंग जो होती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, जो कि बहुत रैपिड आपकी जो है मैसेजिंग या फिर आपके जो भी है स्टिमुलाई जो है आपके जो रिसेप्टर सेल्स हैं वहाँ तक जल्दी से पहुँच जाती है। इनके डिफरेंस हम लोग बीच में पढ़ते हैं। ये आपको मैंने डिफरेंस है ना के करके बताया, बट मेरे पास टेबल चार्ट की तो सहूलत नहीं थी। मैंने इस तरह आपको N फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड C फॉर
है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ें तो ये एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स होती है, प्योरली एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स होती है, मतलब इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके अंदर एक्टिविटी जो है वो हार्मोन्स और स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स की होती है। सो अगर है ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, अगेन इसके अंदर पहला तो है ना डिफ्रेंशिएट दोनों में हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें सो सिंगल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल। सिग्नल टाइप जो होती है ना इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में समझा है कि इसके अंदर जो सिग्नलिंग्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक है ना और अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो इसके अंदर सिग्नल टाइप जो होती है वो प्योरली केमिकल होती है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो एक्शन होता है वो स्लोअर होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रिस्पॉन्स इन शॉर्ट टाइम, जो है रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट टाइम में कर दिया जाता है। और जो है ना क्या है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है सो रिस्पॉन्स जो है वो है ना कि लॉन्ग टाइम के अंदर होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए अगर तो यहाँ पे एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे कि हमने बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एडवांस एनिमल्स में, एडवांस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, मगर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना वो प्रीमेटिव टाइप है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही बन जाती है, ये पे प्लेन या सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये पाई जाती है। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन के अगर पॉइंट पे बात की जाए डिफरेंस के कि सो ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ, जैसे अगर आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली है तो डेफिनेशन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट के लिए आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो मैंने उन्हीं को पॉइंट्स को एलोबरेट कर दिया है आप लोग समझने के लिए, आपको अब मज़ीद समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट्स रह जाएँ और आपके पेपर कंसिडरिंग कभी आए तो अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने याद किया हुआ होता है तो कभी दिमाग में कुछ पॉइंट्स निकल जाते हैं, बट अपनी डेफिनेशंस को और अपनी इनको चीज़ों को मिलाकर डेफिनेशन बना लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। और कभी जो आए डिफरेंशिएट आए शॉर्ट में आता है, बाज़ औक़ात शॉर्ट में आए तो आप लोग डेफिनेशन को ही दो को इतनी थोड़ी लेंदी हो, डेफिनेशंस इन पॉइंट्स को मिला लेंगे तो थोड़ी लेंदी बन जाएंगी। सो इन पॉइंट अगर उन डेफिनेशन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो वो पॉइंट्स फॉर्म में हो जाएंगी और पॉइंट्स फॉर्म आप इजीली दोनों को जैसे कि एक उसके अंदर फेवर में है तो एक अपोजिट है, मीन्स जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, तो एक ट्रिक होती है इसकी डिफरेंशिएट की कि अगर आप एक अच्छे तरीके से आपको याद होता है तो दूसरा जो होता है वो उसका अपोजिट ही होता है। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट है तो है ना जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो होगी। इसी तरह आप बाकी जो है अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है एडवांस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी। सो ये इन्वॉल्व नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना इन्वॉल्व रखते हैं अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ा था तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाते हैं, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स इनको ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल करते हैं ब्रेन से लेकर बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इन्वॉल्व करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स, वहाँ पर हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की अगर बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स से भी मतलब प्लांट्स भी मॉडिफाइड प्लांट्स नहीं, छोटे प्लांट्स हो गए या बड़े प्लांट्स हो गए या फिर कोई और भी हो गए, कुछ के अंदर कुछ प्लांट्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर, तो बहुत अच्छे तरीके से वो ना के परफॉर्म कर होता है, स्टिमुलाई जैसे ही आता है तो वो फ़ौरन ही रिएक्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, अलगाए हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए। सो ये इनके अंदर ना केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। इनके अंदर जो है ना ये केमिकल जो होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, जो कि रेगुलेट करते हैं इनकी ग्रोथ, मूवमेंट, इनका मेटाबॉलिज्म, इनका रिप्रोडक्शन सब कुछ ईटीसी इनके और भी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं जो जो इनके अंदर मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। अगर एग्जांपल लें कि प्लांट्स के अंदर जो होता है टच मी नॉट, एक प्लांट होता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसके लीव्स जो होते हैं उसे अगर हम स्टिमुलाई, मतलब हमारा हैंड है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसको टच करेगा उसके लीव्स को, सो उसके अंदर रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि उसकी केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो फ़ौरन ही एकदम से केमिकल जो होता है वो बंद कर देता है लीव्स को। सो क्लोज हो जाते हैं, शॉर्ट वाइल के बाद उसके दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, मतलब कि आई मीन कि ऐसा केमिकल है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि उसको बंद और खोल करने में इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है कि तुम अगर कोई चीज़ टच करे या कोई चीज़ तुम्हें टच हो तो तुम बंद अपने लीव्स को क्लोज कर दो, और अगर थोड़ी देर बाद जब अगर स्टिमुलाई नहीं मिल रहा सो 2 महीने दोबारा से है ना के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ।
सो ये प्रेशर हो जाता है, जब प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से अगर हम टच करते हैं तो सर्व्स एज स्टिमुलस एंड वाइल क्लोजिंग डाउन ऑफ लीव इज़ द रिस्पॉन्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये अभी खुला हुआ है, मगर जैसे टच किया है तो आफ्टर मतलब कि बंद हो चुके हैं वो लीव्स। सो अगर हम बात करें कि अदर रिस्पॉन्सेज के अंदर जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ड्यू टू है ना होती है, सो ये भी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह के अगर हम बात करें कि टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं, मगर अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट के अंदर जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर बात करें तो प्लांट्स की एक एग्जांपल होगी जिसके आप लोगों ने देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है वो स्लोअर मूवमेंट शो करता है क्योंकि सूरज की डायरेक्शन की तरफ वो अपना फेस रखता है। जैसे जैसे सूरज है ना अपनी जगह मूव करता रहेगा वैसे वैसे वो थोड़े थोड़े से मूवमेंट करते हैं। उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि वो सन को ही टारगेट बना के रखते हैं कि हमें इधर ही ये उनका स्टिमुलाई है, उनका स्टिमुलाई जब तक उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता रहेगा, उनके रिसेप्टर सेल्स के ऊपर सन रेजेस पड़ती रहेंगी जब तक उनका वो केमिकल बोलेगा हाँ हम सही डायरेक्शन में। जैसे ही वो सूरज है ना अपनी जगह बदलता है वैसे ही उनके ऊपर नहीं पड़ेगी तो फिर वो अपना जो है वो उसकी तरफ, उसकी हीट की तरफ अपने आप को मूव करेंगे, स्लोअर स्लोअर मूव करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं होंगे, आप लोगों ने शायद देखा हो या फिर नोट किया हो कि ना कि जो सनफ्लावर है वो मूव करता है, आप लोगों ने हो सकता है देखा हो। बट है ना कि जो उसके अंदर फोटो हार्मोन होता है ना जो उसको इन्हांस कर रहा है उसकी एबिलिटी को, कि जो सूरज को तुम रिएक्ट करके है ना अपना फेस मोड़ो या फिर अपने आप को मूवमेंट जो शो कर रहा है वो फोटो हार्मोन के होता है। जो फोटो हार्मोन है ना वो उसके अंदर ऑक्सिन नाम होता है। ऑक्सिन जो है वो फोटो हार्मोन की तरह काम कर रहा है। अगर कभी कभार ऑक्सिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन के बारे में आप बताइए कि वो फोटो हार्मोन होता है जो कि रैपिड सेल है ना ग्रोथ को भी इन्हांस करता है। और है ना कि शेड्स है ना कि वहाँ पर होता है ऑक्सिन हार्मोन जहाँ पर प्लांट्स के शेड ही होता है, मतलब कि आई मीन अगर लीव्स के ऊपर लाइट पड़ रही है सो वहाँ पर ऑक्सिजन नहीं होगा, लीव्स के नीचे ऑक्सिजन मौजूद होगा कि वहाँ पर शेड है। ये इसकी जो है वो लाइट से कह के वो होता है, थोड़ा अपने आप को इधर बचाता है। इसको आई थिंक इसकी एबिलिटी को फ़र्क पड़ता होगा। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सनफ्लावर है, ये आप लोगों की देख रहे हैं कि हमारी तरफ है, मतलब आई मीन सूरज की डायरेक्शन यहाँ होगी जिसकी वजह से ये इसकी तरफ फेस किया हुआ है सन की तरफ। अब वी डोंट नो कि अब इमेज में सन कहाँ पर है। इस लेक्चर से है ना रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैप्टर इंट्रोडक्शन के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है, अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड भी, और बाकी प्रीवियस लेक्चर से भी मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को रिस्पॉन्स करना, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना। पूछेंगे तो समझ में आएगा लेक्चर, वरना नहीं आएगा। और अगर कोई ना कि कोई भी टॉपिक अगर आपको एक्स्ट्रा समझना हो या फिर कुछ हो तो आप मुझे अपने बता सकते हैं, अपनी डिमांड्स बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या समझना है क्या नहीं समझना। और हाँ अगर किसी को मेरी चैप्टर का जो हमने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर नंबर 3, उसका इंट्रोडक्शन अगर आपको बेसिक से समझना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चेक आउट दैट एपिसोड, दैट पार्ट। प्लीज़ आखिरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे से है ना कि मुझे भी सपोर्ट मिले और आप लोगों के लिए भी आसानी हो, और आप लोग भी जल्दी जल्दी और इजीली है ना कि लेक्चर्स को गेन करें, समझ लें और अच्छी तरीके से याद मेमोराइज हो जाए आपको और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए। और यही दुआ है कि बोर्ड के अलावा भी आप लोग MT कैट के लिए भी और आगे फर्दर इंटर के अंदर भी जो आप लोग बायोलॉजी लेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हुए हों कि फ़र्दर आप लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, या फिर MT कैट में इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी कर सकेंगे। आपके पास एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी एक आम बच्चे से जो वहाँ पर बैठ के 15 दिनों की तैयारी कर रहा होता है। मेरा यही मशवरा होगा एज अ स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अभी से स्टडी को अपने फोकस रखें, अपने है ना कि अपने गोल्स के ऊपर रखिए, अपने फोकस रखिए, डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस वॉच कीजिए ताकि आप लोगों की बायोलॉजी जो है वो इतनी अच्छी हो जाए कि आप लोगों के लिए MT कैट बहुत ईजी लगे, मतलब एटलीस्ट बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो। अगर वो टाइम बचेगा तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाएंगे, वरना कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आप MT कैट नहीं पास कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।